देखिए, मास मूवमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मास मूवमेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा अर्थ का, जो अर्थ मटेरियल है या अर्थ का पार्ट है या रॉक्स हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जनरली ग्रेविटी की वजह से होता है। वेदरिंग का, इरोजन का थोड़ा बहुत रोल होता है, फास्टन कर देते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन सिर्फ वेदरिंग और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ग्रेविटी तो अपना काम करती ही है। ठीक है, मास मूवमेंट में बहुत बड़ा और लैंडस्लाइड में बहुत बड़ा अंतर क्या है कि होती लैंडस्लाइड भी उसी तरीके की है, लेकिन लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत जल्दी होती है, एकदम सडन होती है। मास मूवमेंट अंदर है, धीरे धीरे होती है। जैसे हमने पढ़ा था क्रीप, पढ़ा था फ्लो, स्लाइड, फॉल। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड उनकी जो कितनी उनकी रैपिड, कितनी उनकी स्पीड है, कितनी जल्दी वो होती है मास मूवमेंट, उसके बेसिस पर हमने 4 टाइप पढ़े थे। तो क्रीप तो इनफैक्ट यू कैन इवन नॉट नोटिस, फ्लो को आप फिर भी नोटिस कर सकते हैं, क्रीप तो आप नोटिस भी नहीं कर सकते अगर यहाँ पे मास मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लैंडस्लाइड में उल्टा है। लैंडस्लाइड बहुत ही रैपिड मूवमेंट होती है और कंपैरेटिवली ड्राई होती है, जबकि उसमें पानी का रोल होता है कई बार। यहाँ पे भी होता है पर कंपैरेटिवली कम होता है, बहुत कम होता है लैंडस्लाइड में पानी का रोल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है इस बारे में। चैप्टर 6 है जियोमॉर्फिक प्रोसेस लैंडस्लाइड। मेरा नाम अंकुर कौशिक है, यूपीएससी एक्सेसिबल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, भूल गया था मैं इंट्रोडक्शन देना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देयर आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट्स। ये रिलेटिवली रैपिड, जल्दी होती है, सडन होती है, रिलेटिवली मतलब मास मूवमेंट से, एंड परसेप्टेबल, नोटिसेबल, हम नोटिस कर सकते हैं। लैंडस्लाइड होते हैं, देख सकते हैं, दिख जाती है तुरंत, अरे वो पहाड़ गिर गया, वहां पे पत्थर गिर गया, तुरंत दिख जाता है ना। ठीक है, मास मूवमेंट में ऐसा नहीं होता, मास मूवमेंट उतनी ज्यादा परसेप्टेबल नहीं होती, उतनी ज्यादा रैपिड नहीं होती, उतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मटेरियल्स इन्वॉल्व आर रिलेटिवली ड्राई। और जो मटेरियल्स लैंडस्लाइड में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका जो कि अपनी जगह से नीचे आते हैं, आर रिलेटिवली ड्राई, वो मास मूवमेंट के रिलेटेड कंपैरिजन में ड्राई होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द शेप एंड साइज ऑफ डिटैच्ड मास। द शेप एंड साइज ऑफ डिटैच्ड मास, जो मास डिटैच हुआ है, जो मास, जो अर्थ का जो मटेरियल है वो या रॉक्स हैं जो अपनी जगह से अलग हुए हैं, उनका जो शेप और साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक्स। रॉक्स के जॉइंट्स कैसे हैं, समझ रहे हो, छोटे हैं, बड़े हैं, और उनमें क्रैक्स कितने आए हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। द डिग्री ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग कितनी हुई है, एंड स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, और स्लोप की स्टीपनेस कितनी है, कितनी है। ये सोचने वाली बात है, अगर स्लोप ऐसे होगा या ऐसे होगा, अब कहां पे लैंडस्लाइड जल्दी होगी, ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा जल्दी होगी, यहाँ पे स्लोप ज्यादा स्टीप है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा जल्दी होगी और इंपैक्टफुल होगी। ठीक है, तो क्या बोला, शेप और साइज जो डिटैचमेंट का वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर, डिसकंटिन्यूटी, वेदरिंग और स्टीपनेस कितनी है, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना है, ये लैंडस्लाइड जब लिखोगे तो ये जरूर लिखनी है 3 चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन एनसीईआरटी कवर कर देती है ज्योग्राफी में। जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन, अगर एनसीईआरटी आपने नहीं समझी तो जीएस में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जीएस में मैं इतना सारा जो एनसीईआरटी में लिखा वो सब नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो बताऊंगा, उनको आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा, आंसर लिखने के लिए कंटेंट दूंगा, लेकिन आंसर आपको लिखना है, और आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएंगी। तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बार बार पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। अब लैंडस्लाइड्स के भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के लिए हमने लैंडस्लाइड को अलग अलग कैटेगरी बनाई है, लेकिन वो कैटेगरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, स्पीड कितनी है, मास कितना है। ठीक है, कैसे हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है, इन सब चीजों से बेसिस पे हमने उसको लैंडस्लाइड्स को कैटेगराइज किया है। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के इस वीडियो में, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए लैंडस्लाइड्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, हमने कैसे उसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, स्लंप। स्लंप एक तरह का लैंडस्लाइड हुआ, सबसे पहला टाइप का लैंडस्लाइड जो एनसीईआरटी ने बताया। क्या होता है, इस स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस, मतलब पत्थर के टुकड़ों का स्लिप हो जाना अपनी जगह से नीचे आ जाना, नीचे ही आएंगे, ध्यान रखना लैंडस्लाइड में ऊपर नहीं जाएंगे या साइड में नहीं जाएंगे, नीचे ही आएंगे। ठीक है,
अगर मानो हिल गए हो, हिलने के बाद थोड़ा साइड भी हो गए, तब भी नीचे ही आना उनको, आज नहीं तो कल नीचे ही आना है। तो क्या कह रहा है, एक टुकड़ा रॉक का या बहुत सारे रॉक, एक भी हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं, अगर वो स्लिप करे बट विद ए बैकवर्ड रोटेशन के साथ, विद रेस्पेक्ट टू स्लोप और विच द मोमेंट टेक प्लेस। बैकवर्ड रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में, जिस स्लोप पे वो मूव कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये स्लोप है, ये रॉक डेब्री है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्लिप करेगा नीचे जाएगा इसी स्लोप पे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा अगर बैकवर्ड रोटेशन कर रहा है, ठीक है। मैं यहां पे दिखाता हूं, ये रहा, ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये पहले ऊपर था, ये जो ये हिस्सा है नीचे वाला ये कम मूव किया है, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा मूव किया है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रोटेशन कर रहा है इस तरीके से। कैसे? फिर से बता रहा हूं, ये इस तरीके से, समझ रहे हैं? अगर ऐसी बैकवर्ड रोटेशन कर रहा है ये, तो इसको हम स्लंप बोलते हैं, ठीक है। एक या एक से ज्यादा रॉक डेब्री अगर ऐसी रोटेशन करता है स्लोप के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम स्लंप बोलेंगे। समझ आ गया आपको? चलिए, बस टाइप है इनके और कुछ नहीं है। कैसे मूव कर रहा है उसके बेसिस पे टाइप है, कितना मूव कर रहा है उसके बेसिस पे भी। अब आ गया डेब्री स्लाइड। अब डेब्री स्लाइड भी आ गया, स्लंप आ गया, उसके बाद डेब्री स्लाइड इज अ रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्री। पत्थर नीचे लुढ़क के जा रहे हैं, स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास। लेकिन यहां पे बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा, मतलब ऐसे नीचे आ गया। अगर ऐसे आता तो स्लंप होता, बैकवर्ड रोटेशन करता हुआ, पीछे का हिस्सा जो है वो रोटेट कर रहा है तो स्लंप होता, सीधा आ गया तो डेब्री स्लाइड। बस इतना सा फर्क है, यही आपको याद करना है, याद जरूर करना है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए, अब आ गया डेब्री फॉल। डेब्री फॉल नाम से पता चल रहा है मलबा नीचे गिर गया। इज नियरली फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्री, जो अर्थ के रॉक्स के टुकड़े हैं उसका फ्री फॉल फ्रॉम ए वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। एक वर्टिकल या ओवरहैंगिंग फेस मतलब, अरे यार चट्टान है ऐसे है नहीं, ऐसे है, ओवरहैंगिंग मतलब यहां पे, ठीक है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई चट्टान है, थोड़ा सा जो बल्कि इसका बाहर ही निकला हुआ है इस तरीके से, स्लोप उल्टा है, इसको ओवरहैंगिंग बोलते हैं। यहां पे अगर पत्थर का टुकड़ा रॉक डेब्री है, अगर वो नीचे गिरेगा सीधा, उसको डेब्री फॉल बोलेंगे। कहने का मतलब अगर स्लोप एकदम ही स्टीप है और वहां से कुछ अगर पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं तो उसको हम डेब्री फॉल बोलते हैं। डेब्री का मतलब टुकड़े, ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे, अब आ गया रॉक स्लाइड। हमारी रॉक स्लाइड आ गई, डेब्री स्लाइड हमने पढ़ लिया, एक या एक से ज्यादा रॉक। अब रॉक स्लाइड नहीं, ज्यादा रॉक्स, स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस। अगर एक ही रॉक स्लाइड कर रहा है नीचे तो उसको हम रॉक स्लाइड बोलते हैं। डाउन बेडिंग, जॉइंट और फॉल सरफेस, जहां पे रॉक बेड मिल रहे हैं या कोई जॉइंट है या फॉल सरफेस है, वहां पे ये सब टर्म्स समझा चुका हूं पुरानी वीडियो में, इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं। ओवर द स्टीप स्लोप्स, रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। जहां पे स्लोप स्टीप होते हैं वहां पे रॉक स्लाइड बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है और रैपिड भी होती है, बहुत सडन भी होती है। रॉक स्लाइड फिर से बता रहा हूं, एक पत्थर अगर खिसक के नीचे आ रहा है, कहां से आ रहा है? जहां पे कोई जॉइंट वगैरह हो या फॉल्ट हो या रॉक बेडिंग हो। रॉक बेडिंग समझना, पत्थर, एक पत्थर जो होता है, जो बेस पत्थर होता है वाला, टिल्ट जब हो जाती है वो, ऑब्वियसली बात है वो टिल्ट होगी तभी होगी स्लाइडिंग, वरना नहीं होगी। अगली लाइन वही है उसी बात में, क्या कह रहा है? स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर स्टीप स्लोप्स है तो स्लाइडिंग जो होगी बहुत ही फास्ट होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? स्लाइडिंग ओकर एज प्लेनर फेलियर्स अलोंग डिस्कंटिन्यूटीज। स्लाइडिंग कब होती है? स्लाइड्स के बारे में आपने पढ़ लिया, इतना रॉक स्लाइड भी पढ़ लिया, डेब्री स्लाइड भी पढ़ लिया, लेकिन स्लाइड कब होती है? जब प्लेनर फेलियर का मतलब होता है ये दो रॉक्स ये हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, ये किसी एंगल पे टिके हुए हैं ना, जब उस एंगल में चेंज आता है, जिस प्लेन पे टिका हुआ है एंगल पे, तो उस पे चेंज आता है तो क्या होगा? ये इसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नीचे की तरफ स्लिप करेगा, उसको बोलते हैं प्लेनर फेलियर। कहां पे होता है ये? डिसकंटिन्यूस जहां पे होती है, जैसे कि बेडिंग दैट डिप्स स्टीपली। रॉक बेडिंग, रॉक्स का स्ट्रक्चर जो स्टीप अगर स्लोपिंग है वहां पे, वही चीजें बार बार बोल रहा है। स्टीप स्लोप अगर है तो वहां पे जल्दी से होगा, स्लाइड जल्दी से होता है, वही चीजें बार बार बोल रहा है, नहीं है कुछ भी, ठीक है। बस छोटी छोटी माइनर डिफरेंसेस है वो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। अगर आपने ये पॉइंट्स याद नहीं रखे तो भूल जाइए फिर, ठीक है। याद रखने, प्रीलिम्स में भी यही हेल्प करते हैं आपको, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अब क्या कहता है ये नेक्स्ट पार्ट में। एक लास्ट चीज और बची है, वो भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अभी बोल रहा है रॉक फॉल के बारे में। रॉक फॉल क्या होता है? इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स, रॉक के टुकड़े गिर रहे हैं, रॉक के ब्लॉक्स गिर रहे हैं ओवर एनी स्टीप स्लोप, किसी स्टीप स्लोप पे, मतलब एकदम खड़ा ढलान है, ठीक है, समझ आ गया। कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप, लेकिन स्लोप से अवे मतलब मैंने क्या बताया था, इस तरीके का ढलान है, यहां पे पत्थर रखा हुआ है तो सीधा नीचे आएगा। ग्रेविटी अपना काम कर रही है, कुछ और हो गया होगा, इसका स्ट्रेस जो रेजिस्टेंस जो कम हो गया होगा, हिल गया अपनी जगह से, गिर गया, किसी वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई पत्थर गिर रहा है या पत्थर गिर रहे हैं तो उसको हम रॉक फॉल बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या बताया, रॉक फॉल समझ आ गया आपको, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रॉक फॉल और रॉक स्लाइड में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि रॉक फॉल और रॉक स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है। सबसे पहले तो ये समझ आ गई है कि अवे फ्रॉम द स्लोप, कि जब गिरता है तो स्लोप से दूर, जब स्लाइड होगा तो स्लाइड क्या होगा, स्लोप पे होगा, स्लोप पे लुढ़कता नीचे आएगा, लेकिन जब रॉक फॉल होगा तो वो सीधा स्लोप से अलग आएगा। समझ गए, ये तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। रॉक फॉल्स ओकर फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ रॉक फेस। सुपरफिशियल मतलब जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा बाहर निकला हुआ चट्टान का, ठीक है। यहां से कोई पत्थर गिरेगा तो वो रॉक फॉल कहलाएगा, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है ये स्लोप के ऊपर, इसलिए। एन ऑक्यूरेंस दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम रॉक स्लाइड्स, और यही चीज उसको रॉक स्लाइड से डिस्टिंग्विश करती है, क्या, विच अफेक्ट्स मटेरियल अप टू ए सब्सटेंशियल डेप्थ। क्यों डेप्थ, क्यों होता है ऐसा? जब रॉक स्लाइड होती है तो सिर्फ रॉक नहीं गिर रहा, रॉक के नीचे का जो मटेरियल है उसको भी इंपैक्ट करता है रॉक। क्यों? रॉक फॉल में क्या हुआ था, वो बेचारा यहां से सीधा नीचे गिर गया तो इस पे स्लाइड नहीं किया, टच नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब रॉक स्लाइड होगा, ये रॉक फॉल है, रॉक फॉल, ये रॉक स्लाइड है, रॉक स्लाइड होगा तो ये लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। जब लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल और भी नीचे लेकर के आएगा, सबको हिला देगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो काफी डेप्थ तक इसका जो मटेरियल जो उनको इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो जितना भी ये टाइप दिए हुए थे लैंडस्लाइड्स के, वो हमने आज कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज देखते हैं। यहाँ पे डब्बा दिया हुआ है, ठीक है, ये डब्बा आपको खुद पढ़ना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें बस ये बता रहा है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। साउथ इंडिया में जो लैंडस्लाइड्स हैं, साउथ इंडियन माउंटेन जो स्पेशली नीलगिरी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वेस्टर्न घाट्स, वहां पे लैंडस्लाइड जो कंपैरेटिवली कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। जो जो हमने रीजन पढ़े हैं उनकी वजह से, वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, पानी भर गया, कुछ भी हो, मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहे हैं, लेकिन कम होते हैं। फिर मैकेनिकल वेदरिंग हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। किसके कंपैरेटिवली? हिमालय से कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि हिमालय जो वो टेक्टोनिकली स्टेबल नहीं है, ठीक है। इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कन्वर्जिंग बाउंड्री है, जिस कन्वर्जिंग बाउंड्री की वजह से हिमालय बने थे, वो मूवमेंट जो है, वो प्लेट मूवमेंट आज भी चालू है। और हिमालय, इसका प्रूफ ये है कि हिमालय की हाइट हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ये तो आपने पढ़ाई होगा न्यूज में। तो इसीलिए हिमालय जो टेक्टोनिकली एक्टिव है, जब वो प्लेट मूव करेगी तो कंपन होगा, शेकिंग होगी, अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आएंगे तो पत्थर के जॉइंट्स ढीले होंगे और फिर अपना ग्रेविटी अपना काम स्टार्ट कर देगी। दूसरा एक रीजन और भी है कि वहां पे जो है साउथ इंडिया में जो रॉक्स हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड हैं। हिमालयस के रॉक्स जो कंपैरेटिवली अनकॉन्सोलिडेटेड है, वो इतने ज्यादा अभी हार्ड नहीं हुए हैं, और जो बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज बोल देते हैं कि ढीले पत्थर हैं वो, तो वो जरा सी हिलते ही या जरा सी वेदरिंग होती ही वो अपने जॉइंट्स उनके हिल जाते हैं, वो नीचे गिरने लगते हैं। तो इसलिए हिमालय में लैंडस्लाइड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ये आपको बॉक्स खुद पढ़ना है, वैसे मैंने बता दिया सब कुछ क्या लिखा बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा, ठीक है। और जहां तक पढ़ाया है ये टॉपिक लैंडस्लाइड का भी बार बार वीडियो देखिए, बार बार एनसीईआरटी से पढ़िए। नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पे का जो भी एक एक वर्ड है यहाँ पे लिख दिया है। मैं ऐसा नहीं फ्लो चार्ट नहीं बनाता कि रॉक फॉल लिख दिया, उसके बारे में समझा दिया, फिर अगले टॉपिक पे आया। मैं एक एक वर्ड एनसीईआरटी का लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? ताकि आपका एक भी वर्ड छूटना। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर एनसीईआरटी नहीं देखते और नहीं देख पाते, उनके पास टाइम भी नहीं होता, सिलेबस इतना बड़ा है, इसलिए मैं सब कुछ यही क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है।
तो जो कुछ समझ नहीं आया कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।